मैं करीब 15 साल से बस चला रहा था। अब तक कुछ भी नया नहीं था। नशे में धुत यात्री, देर रात की लड़ाइयां, बिना टिकट चढ़ने वाले लोग। ये बस एक नौकरी थी जैसी कोई और होती है। कुछ दिन लंबे होते थे, कुछ और भी ज्यादा लंबे, और फिर कभी कभी ऐसा रूट मिल जाता था जो मन में सवाल उठा देता था, आखिर यह काम मैंने चुना ही क्यों। उस रात भी ऐसा ही एक रूट था। डिपो मैनेजर पांडे जी मुझे आवाज देकर बुला रहे थे, ठीक तब जब मैं टाइम कार्ड पंच करने ही वाला था। शर्मा, आज रात 11:30 की नंदगांव वाली बस तू ही चला ले। मैंने भौहें चढ़ाई। ये मेरी शिफ्ट नहीं है पांडे जी, किसी और को दे दीजिए। वो माथा दबाने लगे जैसे सिर में दर्द हो। कोई और है नहीं, ड्राइवर गायब है, बस आज के लिए मान जा, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, लंबी रात होने वाली थी। नंदगांव का नाम सुनते ही अजीब सा एहसास हुआ। दूरी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 3 घंटे का रास्ता, वो भी ज्यादातर वीरान सड़क। लेकिन उस रूट के बारे में कहानियां सुनी थी, अंधविश्वास, भूत प्रेत की बातें, लापता हुए लोग। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर न जाने क्यों इस रास्ते पर जाने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन यह एहसान मत भूलिएगा। बस के भीतर चढ़ा तो कंडक्टर राजू पहले ही मौजूद था। मुझसे छोटा था, 30 के आसपास, पतला दुबला, और जब भी घबराता था तंबाकू चबाने लगता था। नंदगांव? उसने पूछा, हल्का सा मुस्कुराते हुए। हाँ, मैंने जवाब दिया। डर लग रहा है? उसने तंबाकू थूका। डर नहीं भाई, बस लोग अजीब अजीब बातें करते हैं इस सड़क के बारे में। मैंने सिर झटका। लोग बहुत कुछ कहते हैं। चल जल्दी खत्म करते हैं इस सफर को। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस गिनती के यात्री, एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ, 2 बूढ़े जो धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, और एक आदमी सबसे पीछे बैठा था, सख्त, सीधा, अजीब तरह से सामने देखते हुए। कुछ था उसमें जो मुझे खटक रहा था, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। इंजन गरजा और हम डिपो से बाहर निकल गए। सड़क और सन्नाटा, सामने अंधेरी सड़क फैली थी, बिल्कुल शांत। स्ट्रीट लाइट झपक रही थी, हवा भारी लग रही थी, जैसे बस पर ही कोई बोझ डाल दिया हो। शहर के बाहर निकलते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे पेड़ों के पीछे कोई हमें देख रहा हो। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। बस हिचकोले खाते हुए सड़क पर बढ़ी। हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी, मगर उसके आगे बस काली गहराई थी, घनी, ठोस, जैसे धुंध की परत हो। सड़क ठीक नहीं थी, कहीं कहीं गड्ढे, कहीं उखड़ी हुई डामर, मगर कुछ और भी अजीब लग रहा था। रास्ते में 1 मील का पत्थर आया। मैंने उस पर निगाह डाली। नंदगांव 50 किलोमीटर, मगर कुछ गड़बड़ थी। वो पत्थर नया नहीं लग रहा था, पुराना, काई से ढका हुआ, जैसे दशकों से वहां खड़ा हो। रंग उखड़ा हुआ, शब्द धुंधले, शायद रखरखाव नहीं हुआ, मैंने खुद को समझाया। तभी राजू की आवाज आई, हल्की मगर बेचैन। भाई, कुछ अजीब लग रहा है। मैंने लंबी सांस ली। क्या? उसने सिर पीछे की ओर झटक कर इशारा किया। वो आदमी जो सबसे पीछे बैठा है, उसने टिकट नहीं दिया। मैंने भौहें सिकोड़ी। तो मांगना। मांगा था, राजू फुसफुसाया। कुछ बोला ही नहीं, बस बैठा है, ऐसे ही, हिल भी नहीं रहा। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। आदमी वैसे ही बैठा था, बिल्कुल सीधा, चेहरे पर कोई भाव नहीं। एक बार फिर देख ले, मैंने कहा। राजू थोड़ी हिचकिचाहट के बाद धीरे धीरे उसके पास गया। भाई साहब, टिकट? कोई जवाब नहीं। आदमी ने पलक तक नहीं झपकाई। राजू ने कांपते हाथों से उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाया, और फिर वो आदमी घूमा, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। उसकी गर्दन अजीब तरीके से बहुत धीरे धीरे मुड़ी, जैसे उसके अंदर हड्डियां ही ना हो। ये देख मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा पीला था, आंखें ढंसी हुई, होंठ सूखे और फटे हुए। और फिर उसने बोलना शुरू किया, एक धीमी सरसराती आवाज में। मैंने पहले ही पैसे दिया था। राजू एक कदम पीछे हट गया। नहीं भाई, आपने। बस के भीतर अचानक ठंडी हवा दौड़ गई। बाहर अंधेरा और गहरा हो गया था, और वो आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था। मैंने पहले ही टिकट दिया था। उस आदमी ने फिर से वही बात दोहराई। इस बार उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, पतली, अस्वाभाविक, जैसे किसी ने जबरदस्ती खींच दी हो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। राजू ने घबरा कर एक गाली बुदबुदाई और तेजी से सामने की ओर लौट आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। छोड़ ना, मैंने कहा।
आवाज धीमी रखते हुए। एक आदमी के टिकट से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन राजू बस सिर हिलाता रहा। भाई, वो आदमी ठीक नहीं लग रहा। मैंने उससे और बहस नहीं की। सड़क हमारे सामने फैली थी, अनंत, सुनसान, डरावनी। हमने अभी कुछ देर पहले 1 मील का पत्थर पार किया था, नंदगांव 50 किलोमीटर। लेकिन कुछ मिनट बाद जब अगला आया, उस पर भी वही लिखा था, नंदगांव 50 किलोमीटर। मुझे अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उंगलियां घिसे हुए लेदर पर जम गईं। हेडलाइट्स घने कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धुंध गहराती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस के चारों ओर घुल रही हो, अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। राजू मेरी बगल में खड़ा था, होंठ चबाते हुए। भाई, ये रास्ता सही लग रहा है तुझे? मैंने गहरी सांस ली। तू भी ना। राजू, बस एक वीरान हाईवे है, उस आदमी के बारे में इतना मत सोच। पर राजू चुप रहा। बस झटके से उछली। पहिया किसी गड्ढे में पड़ा था। औरत जाग गई, अपनी छोटी बच्ची को गोद में समेटते हुए। बूढ़े आदमी भी अब चुप थे, और पीछे बैठा आदमी, वो अब भी वैसे ही बैठा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। मैंने खुद को संभाला और आगे देखा। फिर मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। सामने 1 और मील का पत्थर था, नंदगांव 50 किलोमीटर। सांस हलक में अटक गई। ये नामुमकिन था। हम 20 मिनट से चल रहे थे, तो दूरी कम होनी चाहिए थी। मैंने राजू की ओर देखा, लेकिन उसने भी देख लिया था। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, हम घूम रहे हैं क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं सीधे चला रहा हूं। लेकिन अगर हम सीधे जा रहे थे, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे थे? तभी वो औरत उठी, आंखों में उलझन के भाव थे। कंडक्टर साहब, उसने धीरे से पुकारा, ये बस रुकेगी कहीं? राजू ने गला साफ किया, लेकिन उसकी आवाज डरी हुई थी। कहां उतरना है आपको? आगे एक छोटा सा ढाबा आता है, औरत ने कहा। वहीं उतरना था, पर वो आया ही नहीं अब तक। मेरा गला सूख गया। मुझे पता था कि इस रास्ते पर एक ढाबा था, बिल्कुल ठीक 30 किलोमीटर बाद। हमें अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था, पर सड़क बस खाली थी। आगे कुछ भी नहीं था, बस वही अंधेरा, वही कोहरा, वही वीरानी। और फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई, एक धीमी घिसटती हुई हंसी। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे बैठा आदमी, वो मुस्कुरा रहा था। एक डरावनी मुस्कान उसकी हंसी जोर से नहीं थी, मगर बस के गहरे सन्नाटे में वो किसी फुसफुसाहट की तरह मेरे कानों में रेंग गई। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, पर मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर जम गईं, हथेलियां पसीने से भीग गईं। राजू ने भी सुन लिया था। वो थोड़ा आगे झुका, उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ। भाई, ये आदमी अजीब है। मेरे गले से मुश्किल से आवाज निकली, बस चलने दे, इग्नोर कर इसे। राजू को यकीन नहीं हो रहा था। भाई, वो हिला तक नहीं, बस हंस रहा है। मैंने फिर से शीशे में देखा। वो आदमी वहीं था, मगर इस बार वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी मुस्कान चौड़ी थी, बहुत ज्यादा चौड़ी, ऐसे जैसे उसके होंठ किनारों से कटे हुए हों। और उसकी आंखें काली, गहरी, खोखली। मुझे एकदम झटका लगा। मैंने फौरन निगाहें हटा ली। दिल जोर से धड़क रहा था। सामने सड़क अब भी वैसी ही थी, वही पेड़, वही कोहरा, वही सन्नाटा, वही मील का पत्थर, नंदगांव 50 किलोमीटर। भाड़ में जाए। मैंने गुस्से में एक्सीलरेटर दबाया। इंजन जोर से गरजा, पर जैसे ही बस तेज हुई, हवा भारी हो गई। कोहरा और घना हो गया, जैसे किसी ने चारों ओर से इसे समेटकर बस पर डाल दिया हो। और फिर धड़ाम, छत पर जोरदार आवाज हुई। राजू उछल पड़ा। भाई, ये क्या था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, दे ही नहीं सका। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसके शोर में कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। धड़ाम फिर से, इस बार और तेज। छत पर कुछ था। औरत ने झटके से सांस ली, अपनी बच्ची को कसकर पकड़ लिया। बूढ़े आदमी फटी आंखों से अपनी सीटें थामे हुए थे, लेकिन पीछे बैठा आदमी, वो अब भी मुस्कुरा रहा था। राजू बुरी तरह कांप रहा था। भाई, कोई ऊपर है। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। नहीं, कोई जानवर होगा। लेकिन कहते हुए भी मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। ऊपर जो भार महसूस हो रहा था, वो किसी जानवर का नहीं लग रहा था। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंतजार कर रहा था। और फिर बिना किसी चेतावनी के इंजन ने झटके से आवाज की, बस जोर से हिली। हेडलाइट्स झपकी और बुझ गईं। हम घुप अंधेरे में डूब गए
और फिर उस भयानक सन्नाटे में वो आवाज आई, छर्रर छर्रर छर्रर। लंबे नुकीले नाखून जो छत पर रगड़ खा रहे थे। बस अंधेरे में डूबी रही। हेडलाइट्स, डैशबोर्ड की रोशनी, सब खत्म। इंजन ने एक बार हिचकी ली, फिर दूसरी, और फिर एकदम चुप हो गया। बस के अंदर एक भारी खामोशी छा गई। कोई हिला नहीं, कोई सांस भी नहीं ले रहा था। फिर से वही आवाज, छर्रर छर्रर छर्रर। धातु पर घिसटते नाखूनों की खौफनाक खराश। राजू का कांपता हुआ हाथ मुझसे टकराया। उसकी आवाज फटी हुई थी, भाई अब क्या करें? मैं कुछ नहीं बोला। मेरा गला सूख चुका था। बस के पिछले हिस्से से एक हल्की सिसकी सुनाई दी। वो बच्ची थी। उसकी मां ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया, कुछ बुदबुदाते हुए, इतनी धीमी आवाज में कि सुनाई भी न दे। और फिर मेरे पास वाली खिड़की पर एक जोरदार धप्प। मैं झटके से मुड़ा। मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। एक हाथ शीशे से चिपका हुआ, लेकिन वो हाथ सामान्य नहीं था। लंबी अस्वाभाविक उंगलियां जो जरूरत से ज्यादा नीचे तक फैली हुई थी। नाखून काले टूटे हुए शीशे में ढंस गए थे, गहरे निशान छोड़ते हुए। मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा, बस वो हाथ दबा हुआ, धकेलता हुआ, अंदर आने की कोशिश करता हुआ। राजू ने घुटी हुई चीख निकाली और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों की ओर गिर पड़ा। और फिर बस के पीछे से वो हंसी फिर से गूंज उठी, धीमी, मनहूस, जैसे कोई हमारे डर को महसूस करके उसका आनंद ले रहा हो। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। आखिरी सीट पर बैठा आदमी हिला भी नहीं था। अब भी मुस्कुरा रहा था, अब भी हमें देख रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मध्यम इमरजेंसी लाइट हल्की हल्की झपक रही थी, जिससे उसके चेहरे पर अजीब सी परछाइयां बन रही थी। उसकी त्वचा सही नहीं लग रही थी, जैसे वो उसकी अपनी थी ही नहीं। और उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी। मैंने घबराकर अपनी नजरें फेर ली। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कांपती उंगलियों से चाबी घुमाई। प्लीज प्लीज स्टार्ट हो जा। इंजन हिचका, एक बार, दो बार, और फिर बस गरज उठी। हेडलाइट्स चमक उठी, सड़क पर रोशनी बिखेरते हुए। खिड़की पर रखा वो हाथ गायब था। छत पर रगड़ खाने वाली आवाज बंद हो चुकी थी। एक पल के लिए लगा जैसे हम बच गए, लेकिन तभी मैंने आगे माइलस्टोन पर नजर डाली। नंदगांव 50 किलोमीटर। फिर से, चाहे जितना भी चल लो, हम कहीं नहीं जा रहे थे। और जो भी बाहर था वो अभी तक हमारे साथ खेल रहा था। बस कांपती हुई आगे बढ़ी। इंजन किसी घायल जानवर की तरह गुर्रा रहा था। मैंने एक्सीलेटर दबाया, अपनी उंगलियों को स्टीयरिंग पर कसते हुए। हेडलाइट्स कोहरा चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगे का रास्ता वैसा ही था, लंबा, सुनसान, अंतहीन। राजू अभी भी हाँफ रहा था। भाई ये क्या हो रहा है? मैंने जवाब नहीं दिया। क्या कहता कि हम फंस चुके हैं, कि ये सड़क ही हमारे साथ खेल रही है, कि बस के अंदर कुछ है जो इंसान नहीं है। पीछे बैठे यात्री खामोश थे। माँ अपनी बच्ची को कसकर पकड़े धीरे धीरे कोई प्रार्थना बुदबुदा रही थी। बुजुर्ग सीट की लोहे की रॉड को ऐसे जकड़े हुए थे जैसे जिंदगी उसी से जुड़ी हो। और फिर वो हंसी फिर से, धीमी, तंज भरी, बस की आखिरी सीट से। मैंने खुद को मजबूर किया और रियर व्यू मिरर में झांका। आखिरी सीट पर बैठा आदमी अब भी वहीं था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसका चेहरा बदल रहा था। त्वचा फड़फड़ा रही थी, जैसे उसके नीचे कुछ रेंग रहा हो। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी, इतनी कि होठों के किनारे फटने लगे थे। उसकी काली गहरी आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थी। और फिर बिना पलक झपकाए उसने कहा, तुम यहां से जा नहीं सकते। मेरी सांस हलक में अटक गई। राजू ने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई रोको, बस रोको। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, बस जोर से चीखी। टायर घिसटते हुए खाली सड़क पर रुक गए। सन्नाटा, बाहर का कोहरा खिड़कियों से सटा हुआ था, गाढ़े धुएं की तरह। बस के अंदर कोई हिला भी नहीं, कोई बोला भी नहीं। और फिर लाइट झपकी। सिर्फ एक पल के लिए पीछे जलती मध्यम इमरजेंसी लाइट चमकी और वो आदमी गायब था। आखिरी सीट खाली थी, लेकिन हंसी अब भी गूंज रही थी, बहुत पास, बहुत ज्यादा पास, जैसे वो ठीक मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने अपनी गर्दन हिलाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने पीछे नहीं देखा, मैं देख नहीं सकता था। राजू की आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी, भाई वो आदमी गया कहां? मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। बैठ जा, चुपचाप। मैंने एक्सीलेटर दबाया, तेज,
और तेज। बस आगे भागी, हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई। अगले माइलस्टोन पर नजर पड़ी, नंदगांव 50 किलोमीटर। नहीं 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 नहीं, मेरी नजरें धुंधली होने लगी। मेरे हाथ सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन स्टीयरिंग से नहीं हटा रहा था। हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, हम फंस चुके थे, और जो भी हमें शिकार बना रहा था अब वो बस के अंदर था। मैंने अपनी नजरें सड़क पर गड़ा ली। मेरा दिमाग चीख रहा था कि पीछे ना देखूं। वो आदमी भले ही दिखाई न दे रहा हो, लेकिन उसका साया अब भी हवा में महसूस हो रहा था। राजू कांपते हुए मेरे पास सटा बैठा था। भाई, वो आदमी गया कहां? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानना भी नहीं चाहता था। पीछे बच्ची की मां उसे और कसकर पकड़े हुए थी। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, रोक दो इस गाड़ी को, हमें उतरना है। मैंने कड़वी सांस भरी। ये रास्ता हमें जाने ही नहीं दे रहा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन हम सब ने महसूस किया हमें सिर्फ रास्ता नहीं भुलाया गया था, हमें कब्र में उतार दिया गया था। पहली मौत। बस के पीछे से आवाज आई, धीमे, टप टप टप। फर्श पर नंगे पैरों की आहट गूंज रही थी। राजू ने एक घुटी हुई सांस छोड़ी। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, कंधे के ऊपर से झांकते हुए, और फिर वो कांपते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, सीधे डैशबोर्ड से टकराते हुए। मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे देखना पड़ा। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया, बस इतना कि रियर व्यू मिरर में देख सकूं, और मेरी रगों में खून जम गया। वो बुजुर्ग जो खिड़की के पास बैठा था गायब था। उसकी सीट खाली थी, उसका बैग वहीं रखा था, उसकी छड़ी सीट के किनारे टिके हुए थी, लेकिन वो कहीं नहीं था। उसका साथी दूसरा बुजुर्ग एकदम जड़ हो चुका था। उसकी सूखी कांपती उंगलियां सीट की पकड़ इतनी जोर से जकड़े हुए थीं कि उसकी हथेलियां सफेद पड़ गई थीं। मैं कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, और तभी फर्श पर कुछ टपका। एक गीली भारी बूंद, फिर दूसरी, फिर तीसरी, टप टप टप। मेरी नजरें आवाज के साथ ऊपर उठी, और फिर मैंने उसे देखा। वो बुजुर्ग जो लापता था, या कहें उसका जो बचा था, वो लगेज रैक से उल्टा लटका हुआ था। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ, गर्दन किसी असंभव कोण पर झूलती हुई। उसका चेहरा खींच चुका था, मुंह खुला हुआ, लेकिन आवाज नदारद। उसकी आंखें फटी हुई, उभरी हुई, नीचे हमें घूर रही थी, सब कुछ देखती हुई। उसकी उंगलियां हल्की सी हिली, फिर उसके होंठ हिले। कोई आवाज नहीं निकली, बस दो शब्द, वापस जाओ। बस जोर से झटके से कांपी। मैं झटके से आगे झुका, स्टीयरिंग कसकर पकड़ते हुए। सड़क अचानक मरोड़ खा गई, कोहरा और घना हो चुका था। बस चलते रहना चाहती थी, लेकिन वो शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, वापस जाओ, लौटो, बचो। लेकिन कैसे, जब यह सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी? मैंने ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारा। बस घिसटती हुई चीख उठी। टायरों की रगड़ से सड़क पर अजीब सी आवाज गूंज गई। यात्रियों ने घबराकर चीखें मारी, उनके शरीर आगे की ओर लुढ़क गए, लेकिन बस रुकी नहीं। मैंने महसूस किया कि ब्रेक काम ही नहीं कर रहा था। पेडल पूरी तरह दब चुका था, लेकिन पहिए अब भी घिसटते हुए आगे बढ़ रहे थे। इंजन शांत था, स्थिर, जैसे अब बस हमारी नहीं थी, जैसे किसी और के कब्जे में आ चुकी थी। राजू ने डैशबोर्ड पकड़ लिया। उसकी आवाज दहशत से भरी थी, भाई ब्रेक नहीं लग रहा। मेरा गला सूख चुका था, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। मैंने हाथ ब्रेक को पूरी ताकत से खींचा, कुछ नहीं, बस वैसी ही चलती रही, एक कटी पतंग की तरह। अब बस किसी और की डोर में थी। पीछे यात्री हाहाकार कर रहे थे। बच्ची की मां उसे अपने सीने से चिपकाकर बुदबुदा रही थी। वो दूसरा बुजुर्ग, वो बस उस खाली सीट को देख रहा था, देखते ही जा रहा था, जैसे अगर उसने नजर हटाई तो कुछ और भी डरावना सामने आ जाएगा। और राजू, उसकी आंखें रियर व्यू मिरर पर अटक गईं। मैंने उसका पीछा करते हुए मिरर में झांका। वो लाश गायब थी, न खून न कोई निशान, बस वो लगेज रैक हल्का सा झूल रहा था, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। राजू ने कांपते हुए मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। भाई, हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी लाइट झपकी और कोहरा हिला, और फिर शक्लें उभरी, ऊंची, पतली, बिल्कुल अस्वाभाविक। उनके हाथ बहुत लंबे, उनके सिर अजीब कोणों पर झुके हुए। सड़क के दोनों ओर वो खड़े थे, हमें देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तभी बस के अंदर एक फुसफुसाहट गूंजी, धीमी,
दूर से आती हुई, जैसे कोई दरवाजे के सुराख से होकर फुसफुसा रहा हो। और फिर एक आवाज, बाहर से नहीं, किसी यात्री से नहीं, बल्कि इंजन के अंदर से एक गहरी खड़खड़ाती सांस। और फिर एक शब्द, एक ऐसा शब्द जो इंसानी आवाज में नहीं कहा गया था। और पास स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम गया, बस अचानक बाईं ओर मुड़ गई, उन आकृतियों की तरफ जो कोहरे में खड़ी थी। मैंने स्टीयरिंग पर पूरी ताकत से पकड़ जमाई, उसे वापस सीधा करने की कोशिश की, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही थी। मेरी बाजुएं कांप रही थी, मांसपेशियां दर्द से चीख रही थी। राजू ने भी झपट कर स्टीयरिंग पकड़ लिया। उसकी आवाज टूट रही थी, भाई सीधा रख। मैंने दांत भींच लिए, कोशिश कर रहा हूं। बस जोर से झटके खाने लगी, टायरों से दर्दनाक चीख निकली, पूरी धातु की बनावट कांपने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा और ताकतवर चीज हमें जकड़ रही हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, बस एक झटके में रुक गई। इंजन एक ही पल में मरा हुआ सा हो गया। सन्नाटा, यात्री सांसें रोके बैठे थे। कोहरा खिड़कियों पर दबाव बना रहा था, जैसे ये केवल कोहरा नहीं था, कुछ और था। और फिर दरवाजा चरमराया, खुल गया। किसी ने हमें जाने नहीं दिया था, बल्कि किसी को अंदर आने दिया गया था। बस का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। एक तेज ठंडी हवा अंदर दौड़ पड़ी, लेकिन कोहरा अंदर नहीं आया। वो बस बाहर ही अटका रहा, गाढ़ा और अडेग, जैसे ये एक सीमा थी इस दुनिया और किसी भयानक चीज के बीच की। कोई नहीं चढ़ा, कोई आकृति अंदर नहीं आई। और फिर भी मैंने उसे महसूस किया, कुछ अंदर आ चुका था। यात्री भी महसूस कर सकते थे। मां ने अपनी बेटी को और कसकर पकड़ लिया, उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। बूढ़े आदमी की सांसें अब और भारी हो गईं। राजू डैशबोर्ड से सट गया, उसने पीछे देखने से साफ इनकार कर दिया। बस के अंदर की हवा बदल गई थी, कुछ भारी, कुछ गलत। मैंने गियर स्टिक की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। राजू, दरवाजा बंद कर। वो हिला तक नहीं। राजू! वो झटके से होश में आया और दरवाजे के लिवर पर झपटा, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसके हाथ कांपते हुए फिर से खींचने लगे, उसकी आंखों में दहशत साफ थी। भाई, ये लॉक हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि जो अंदर आ चुका था वो अब बाहर नहीं जाना चाहता था। मैंने सूखे गले से निगला और फिर सड़क की तरफ देखा। कोहरा वही था, न खत्म होने वाला, न शहर का कोई निशान, न कोई जिंदगी, बस वही पत्थर। फिर से नंदगांव, 50 किलोमीटर। और फिर पीछे से एक आवाज आई, सूखी, रिसती हुई सांस। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ और कस ली। वो अब किसी सीट पर बैठ चुका था, अदृश्य यात्री। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना। सीट पर कोई हल्का सा हिला, कपड़ों की सरसराहट, एक गहरी सड़ती हुई सांस, जैसे फेफड़े अंदर से गल चुके हों। और फिर एक आवाज, धीमी, बहुत पास से, चलो। मैंने झटके से रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी धड़कन रुक गई। बस की पूरी पिछली सीटें भर चुकी थीं, काले साए हर सीट पर, उनके चेहरे धुंधले, धुएं की तरह फैले हुए, लेकिन उनकी आंखें मुझे देख रही थीं। मेरा दम घुटने लगा। राजू ने भी देखा और फिर चीख पड़ा। वो झटके से पीछे हट गया, डैशबोर्ड से जा टकराया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाई, ये कौन है? मैंने कांपते हुए गियर स्टिक पकड़ी, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। मुझे अब परवाह नहीं थी कि ये बस कहां जा रही है। बस अब ये रुकनी नहीं चाहिए। इंजन दहाड़ते हुए जिंदा हो गया। पीछे बैठे लोग नहीं हिले, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे। किस चीज का मैं नहीं जानता था और जानना नहीं चाहता था। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, बस झटके से आगे बढ़ी और फुसफुसाहट शुरू हो गई, धीमी, सिहरन भरी, सीटों के बीच से सरकती हुई, मेरे कानों में रेंगती हुई। शब्द नहीं थे, बस आवाजें, गुनगुनाहट, सुर लयबद्ध थे, पर कोई भाषा नहीं, बस एक सर्द रेंगती हुई दहशत। मैंने दांत भींच लिए और बस चलाता रहा। कोहरा हमें निगल चुका था और कहीं बस के अंधेरे में कोई हंसा। बस आगे बढ़ रही थी, पर रास्ता नहीं बदला। किलोमीटर दर किलोमीटर कोहरा और गाढ़ा होता गया, दुनिया के किनारे घुलते हुए। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, उंगलियों में दर्द होने लगा। यात्री अब खामोश थे, सिवाय पीछे से आती फुसफुसाहट के, धीमी, लगभग प्रार्थना जैसी। राजू पास में अकड़ कर बैठा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं, उसकी नजरें रियर व्यू मिरर की ओर गईं, फिर झटके से हट गईं। वो नहीं देखना चाहता था,
मैं भी नहीं। नंदगाम 50 किलोमीटर। फिर से, अब भी, हमेशा। मेरी छाती भारी हो गई। हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, हम कहीं नहीं जा रहे थे, हम फंस चुके थे। और फिर एक आवाज, तेज, धप, जैसे कुछ भारी चीज छत पर गिरी हो। फिर दोबारा धप धप धप। कुछ ऊपर चल रहा था। यात्री बेचैन होकर हिले। उनकी निगाहें छत की ओर उठ गईं। छोटी बच्ची सुबकने लगी, अपनी मां की गोद में छिप गई। और फिर खरोंचने की आवाज, धीमी, लंबी, सावधान, जैसे कोई नाखूनों से धातु चीर रहा हो। मैंने मुश्किल से निगलते हुए कहा, राजू। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो पत्थर की तरह अकड़ा बैठा था। उसकी उंगलियां घुटनों में धंस चुकी थीं। ढप, कुछ ऊपर खिसका। और फिर वो निशान, सामने की कांच पर एक हाथ बाहर से चिपका हुआ, जैसे कोई आसमान से गिरकर बस के बोनट पर आ टिका हो। पर वो हाथ सही नहीं था। उंगलियां लंबी, नाखून फटे हुए, त्वचा सूखी, मुर्दों जैसी। फिर एक और हाथ, और फिर एक और। पूरी विंडशील्ड भरने लगी। हजारों हाथों के निशान, एक के ऊपर एक, कांच को पूरी तरह ढकते हुए। और उनके बीच एक चेहरा, गहरी धंसी आंखें, गाल पिचके हुए, मुंह असहज रूप से फैला हुआ, एक कटीली मुस्कान में। मेरा दम घुटने लगा। और फिर उसने कहा, कहां था ना, रुक जाओ। बस झटके से रुक गई। मैंने ब्रेक तक नहीं छुआ था। इंजन बंद हो गया। लाइट्स टिमटिमाई। सन्नाटा। कोई नहीं हिला, कोई नहीं बोला, कोई सांस तक नहीं ले रहा था। और फिर दरवाजा खुलने लगा। धीरे धीरे एक कर्कश चीख जैसी हाइड्रोलिक फुफकार, इंच दर इंच, जैसे कोई मरता हुआ कुछ आखिरी बार कहने की कोशिश कर रहा हो। सड़ांत से भरी ठंडी हवा बस में घुस आई। पसीने के बावजूद मेरी रीढ़ में बर्फ जम गई। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। मैं हिल नहीं सका। राजू मेरे बगल में जड़ हो गया था। उसके होंठ कांप रहे थे। पीछे बैठे यात्री बुत बने। उनकी दहशत का बोझ मुझे महसूस हो रहा था। कुछ अंदर आ रहा था। चलकर नहीं, दौड़कर नहीं, बस घुस रहा था, जैसे ये बस हमेशा से उसी की थी। पहले तो मैंने कुछ नहीं देखा, बस हवा में एक बदलाव, सर्दी जो हड्डियों में घुसती चली गई, फुसफुसाहट जो अब यात्रियों की नहीं थी, वो और करीब थी। और फिर पहला कदम। बस की धूल भरी जमीन पर एक गीला नंगे पांव का निशान उभर आया, बिल्कुल अकेला। सड़ा गला, फिर एक और, फिर एक और। निशान सीधे बस की गली में अंदर जा रहे थे, पर वहां कोई नहीं था। और फिर बस ने सांस ली। धातु करा उठी, सीटें चरमराई। कोई बीच में से गुजर रहा था। देखा नहीं जा सकता था, पर उसका बोझ पुरानी चमड़े की सीटों में ढंसता चला गया। बच्ची की मां सिसक उठी, अपने बच्चे को और कसकर पकड़े हुए। बूढ़ा आदमी चुपचाप आंखें मूंदे बैठा रहा। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, एक मौन प्रार्थना में। और फिर राजू, उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने देख लिया। उसके गले से एक घुटी हुई चीख निकली। उसकी आंखें किसी ऐसी चीज पर जम गईं जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। वो झटके से पीछे हटा, गियर लीवर से टकराया। उसका मुंह खुला, पर आवाज नहीं निकली, सिर्फ घुटी घुटी सांसें। फिर वो दम घुटने लगा। उसके हाथ उसके गले पर कस गए। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा। आंखें बाहर उभर आईं। गर्दन की नसें काली पड़ने लगीं, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे जकड़ रही थी। राजू! मैं झपट पड़ा, उसे पकड़ लिया, खींचने की कोशिश की, पर वो अपने दम पर नहीं हिल रहा था। कुछ उसे खींच रहा था, धीरे धीरे, गली में पीछे, उन खाली सीटों की तरफ जहां फुसफुसाहट इंतजार कर रही थी। राजू, मेरा हाथ पकड़! उसने कोशिश की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसके नाखून मेरी चमड़ी में धंस गए, पर जितना मैं खींचता उतना ही वो फिसलता गया। फिर उसके पैर जमीन से उठ गए। उसका शरीर ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसे अदृश्य हाथों में उठा लिया हो। और फिर उसके होंठ हिले, पर आवाज राजू की नहीं थी। तू भी रुक जा! मेरा हाथ छूट गया। राजू पीछे उछला, सीधे आखिरी सीटों की ओर। गायब! मैं पलटा, घबराया हुआ। यात्री सहम कर मुझसे दूर हट गए। उनकी आंखों में डर था। मैंने पीछे देखा। आखिरी सीटें अब फिर से भरी हुई थीं। काले साए बैठे थे वहां। जहां इंसान होने चाहिए थे, वहां बस धुंधले, हिलते हुए चेहरे थे। और बीच में राजू, उसका सिर झुका था। सीने से बस धीमी धीमी सांसें उठ रही थीं। और उसके पीछे कुछ लंबा, कुछ डरावना, मुस्कुराता हुआ। मैंने इग्निशन घुमाया। बस दहाड़ उठी। दरवाजा खुद ब खुद झटके से बंद हो गया।
और मैंने गाड़ी बढ़ा दी। पता नहीं कहां, पता नहीं कैसे, बस भागना था। पर अंदर ही अंदर मैं सच जानता था, इस रास्ते से कोई बचकर नहीं जाता और मेरा वक्त खत्म हो रहा था। मैं कोहरे में अंधाधुंध दौड़ा, हाथ कांप रहे थे। सामने सड़क अंधाधुंध खींचती जा रही थी, बेरहम और अंतहीन। माइलस्टोन सामने आया, नांदगांव 50 किलोमीटर। अब भी वही, जैसे मैंने कोई दूरी तय ही नहीं की, पर मैंने की थी। पेड़ भागते दिखे थे, टायरों की गड़गड़ाहट महसूस की थी। बस आगे बढ़ रही थी। फिर भी हम कहीं नहीं थे। और राजू, मैंने हिम्मत करके रियरव्यू मिरर में देखा। वो आखिरी सीट पर जैसे पहले था वैसा ही पड़ा था। उसका सिर झुका हुआ, शरीर निढाल, सांसें धीमी, अनियमित। वो जिंदा था, पर क्या वो अब भी राजू था? क्योंकि उसके बगल में वो साए अब मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे गलत थे, धुंधले, जैसे उनकी चमड़ी एक जगह टिकने को तैयार ही नहीं थी। उनके सिर अजीब से कोण पर झुके थे, जैसे वो किसी ऐसी आवाज को सुन रहे थे जो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर उनमें से एक हिला, इंसानों की तरह नहीं। वो झटके से आगे आया, एक धुंधली गति। 1 सेकंड पहले वो सीट पर था, अगले ही पल करीब मेरा पेट मरोड़ खा गया। वो मेरी तरफ आ रहा था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं, मैं गाड़ी नहीं रोक सकता। बस जोर से हिली, फुसफुसाहट पीछे और तेज हो गई। और फिर किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया, ठंडा, गलत। नाखून मेरी चमड़ी में धंस गए। मैंने झटके से स्टीयरिंग घुमाया, बस तेजी से बाईं तरफ झुकी। यात्री चीख उठे, टायर चीखते हुए घिसट गए, धातु कराह उठी। मैंने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, पर तभी मैंने उसे देखा। बीच सड़क पर खड़ी थी एक औरत, साड़ी भीगी हुई, शरीर से चिपकी हुई। उसके लंबे गीले बाल चेहरे पर लटके हुए थे। उसके पैरों के नीचे पानी फैल रहा था, सड़क में रिश्ता जा रहा था। फिर उसने सिर उठाया और उसकी आंखें खाली, काली, टपकती हुई। उसने मुंह खोला और चीख पड़ी। एक आवाज जो इंसान की नहीं थी, जो दुनिया को चीर कर रख सकती थी। खिड़कियां छटक गईं, बस हिल उठी और कोहरा सब कुछ निगल गया। चीख सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक ताकत थी। बस कांप उठी, शीशे दरक गए, कानों में घंटियां बज उठी, खोपड़ी फटती महसूस हुई। यात्री चीखते हुए अपने कान ढंकने लगे, पर अब ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, ये बस के अंदर थी, हर जगह थी। मैंने ब्रेक दबाया, पर कोई फायदा नहीं। स्टीयरिंग बेकाबू था, बस अब मेरी नहीं रही थी। कोहरे ने औरत को निगल लिया। एक पल के लिए उसका शरीर धुंधला पड़ा, फिर धुएं की तरह घुल गया, और फिर बस रुक गई। बस ऐसे ही। फिर आया दम घोंट देने वाला सन्नाटा। मैंने राजू की तरफ देखा, वो वैसा ही बैठा था। और फिर यात्री बदलने लगे। मां का सिर झटके से हिला, उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वापस जाओ। उसकी गोद में बैठी बच्ची कांपने लगी। उसके गले से एक अजीब घुटी हुई आवाज निकली। नन्हे हाथ हवा में किसी अदृश्य चीज को पकड़ने लगे। वापस जाओ। बूढ़े आदमी की आंखें उलट गईं। उसका कमजोर शरीर झटके से आगे झुका। उसका मुंह खुला, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं निकली। फिर आवाजें गूंजने लगी। वापस जाओ। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। तुम क्या चाहती हो? मैंने फुसफुसाकर पूछा। जवाब पीछे से आया, नरम, गीला, इंसाफ। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और वह वहीं थी, साड़ी पहने एक औरत, बस की गली में खड़ी, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे हिला रहा हो। उसके भीगे हुए कपड़ों से पानी टपक रहा था, फर्श पर गहरे निशान बनाते हुए। काले लंबे बाल उसके खोखले चेहरे से चिपके हुए थे। होंठ एक डरावनी मुस्कान में मुड़ गए थे, या शायद वह मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें काली, गहरी, बहती हुई खून से लथपथ सीधे मेरी आंखों में समा गईं। तुम इस सड़क पर गाड़ी चलाते हो? वह फुसफुसाई। लेकिन क्या तुम्हें पता है यहां क्या हुआ था? मैं कुछ बोल नहीं पाया। वह आगे बढ़ी। हवा भारी हो गई, ठंडी, बोझिल। क्या तुम्हें पता है तुम किसका हिस्सा हो? बस चरमराई। बाहर कोहरा हिला, जैसे उसके नीचे कुछ सांस ले रहा हो। फिर उसने हाथ उठाया। बस की दीवारें छिलने लगी, सड़क बदल गई, और अचानक मैं वर्तमान में नहीं था, मैं अतीत में था। दुनिया डगमगाई, बस घुलकर धुएं में बदल गई। खिड़कियां धुंध में समा गईं, यात्रियों की जगह खाली रह गई।
और मैं एक कच्ची सड़क के बीच खड़ा था, न पक्की न श्रापित। बारिश की गंध हवा में थी, काले बादल आसमान में लटक रहे थे, और तभी मैंने उसे देखा। साड़ी पहनी वही औरत, लेकिन वह भूत नहीं थी, अभी नहीं। वह जिंदा थी। वह सड़क पर चली जा रही थी, अपनी छाती से एक छोटे से कपड़े में लिपटा बच्चा चिपकाए। उसकी नंगी एड़ियां कीचड़ में ढंस रही थी, साड़ी बारिश में भीग चुकी थी। बार बार वह पीछे देख रही थी, डरी हुई। वह किसी से भाग रही थी। तभी एक कर्कश आवाज हवा में गूंजी, मर्दों की आवाजें, भारी, गुस्से में भरी। मैंने मुड़कर देखा, अंधेरे से कुछ आदमी निकले, हाथों में जलती लाल लटेनें झूल रही थीं। उनके चेहरे गुस्से से बिगड़ गए थे। और फिर मुझे सब समझ में आ गया। यह सिर्फ कोई आत्मा नहीं थी, यह हत्या थी। एक आदमी चिल्लाया, शराब से लड़खड़ाती आवाज में, वापस आ सीता, यह बच्चा मेरा है। वह सीता और तेज भागी, पर वह तेज नहीं थी। आदमी उसे पकड़ चुके थे। बच्चा उसके हाथों से छीन लिया गया। सीता घुटनों के बल गिर गई, हाथ फैलाए गिड़गिड़ाती रही, मुझे दे दो, ये तुम्हारा खून नहीं है। उस आदमी जो उसका पति था ने बच्चे को घूरा। उसके चेहरे पर घृणा उतर आई। वह जानता था वह पिता नहीं था, और यही काफी था। बिना झिझक उसने मुड़ा और बच्चे को नदी में फेंक दिया। सीता की चीख ने आसमान चीर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं सिर्फ देख सकता था। वह पानी की ओर झपटी, पर आदमियों ने उसे पकड़ लिया। वह हाथ पैर मारती रही, रोती रही, उनके पंजों से छूटने की कोशिश करती रही। ऊपर आंधी गरज रही थी, नीचे नदी उफन रही थी। और फिर आदमियों ने फैसला किया। उन्होंने उसे सिर्फ मारा नहीं था, उन्होंने उसे तड़पाया था। उसे घसीटते हुए सड़क पर घसीटा गया, कीचड़ और पत्थरों में। वे हंसे, थूका, उसका नाम गालियों से भरा, और फिर उसे जिंदा दफना दिया। मील के पत्थर के ठीक नीचे, उसी सड़क के नीचे जिस पर मैं न जाने कितनी बार अपनी बस चला चुका था। मुझे उसकी चीखें सुनाई दी जब मिट्टी उसके चेहरे पर गिर रही थी, उसे दबा रही थी। मैंने महसूस किया कि कैसे उसके नाखून टूट रहे थे जब वह उस लकड़ी के डिब्बे को खोदने की कोशिश कर रही थी जिसमें उसे ठूंस दिया गया था। और फिर सन्नाटा। अचानक स्मृति धुएं की तरह बिखर गई। मैं फिर से बस में था। वह औरत मेरे सामने खड़ी थी। अब सिर्फ भूत नहीं, कुछ और थी। वह प्रतिशोध थी। उसकी काली लहूलुहान आंखें मुझसे मिली। अब तुम जान चुके हो। उसके सड़े हुए गाल पर एक आंसू लुढ़का। तुम मेरी कब्र पर बस चलाते हो। मेरी सांसें अटक गईं। सच्चाई असहनीय थी। ये सड़क सिर्फ भूतिया नहीं थी, ये एक कब्र थी। और मैं बरसों से उसकी यातना के ऊपर अपने पहिए घुमा रहा था। उसकी आवाज धीमी हो गई, एक फुसफुसाहट जैसी। बोलो ड्राइवर, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? उसके शब्द हवा में ठहर गए, रात से भी भारी। बोलो ड्राइवर, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? मैं अपनी सीट पर जकड़ा रह गया। हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। भले ही बस रुकी हुई थी, अंदर की हवा भारी थी, दम घोंटने वाली। खिड़कियों पर धुंध चिपकी थी, मानो कोई अदृश्य चीज बाहर खड़ी इंतजार कर रही हो। मुझे जवाब पता था। मैं कुछ भी कहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सड़क श्रापित थी। जिन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया था वे कब के मर चुके थे, लेकिन उनका पाप इस जमीन पर जिंदा था। और मैं भी इस श्राप का हिस्सा बन चुका था। वह आगे बढ़ी। उसके भीगे कपड़ों से पानी टपक रहा था, बस की जमीन पर गहरा धब्बा बनाते हुए। चारों ओर यात्री खामोश बैठे थे, उनकी आंखें खाली, चेहरे कुछ गलत, जैसे कठपुतलियां जिनकी डोर किसी ने छोड़ दी हो। अब यहां उसी का राज था। मेरे गले में कुछ अटक गया, मेरी आवाज कांप उठी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था। उसका सिर हल्का सा झुका और फिर एक भयानक, चौड़ा, अस्वाभाविक सा मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। सच में? उसके शब्दों का भार मेरी हड्डियों तक उतर गया। क्या सच में मुझे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ था? क्या मैंने कभी इस सड़क पर कुछ अजीब नहीं देखा था? जब मेरी हेडलाइट्स धुंध में किसी आकृति को पकड़ती थी, जब यह सड़क हर रात खामोश रहती थी, मानो खुद जमीन ने सांसें रोक रखी हों, जब मील के पत्थर के पास से गुजरते वक्त कोई कानों में फुसफुसाता था, मैंने सब नजरअंदाज किया था, हंसकर टाल दिया था। लेकिन मृत लोग कभी नहीं भूलते, और अब मैं भी उसकी सजा में शामिल था। वह और पास आई और बस के भीतर ठंड गिरने लगी। मेरी सांसें धुएं की तरह हवा में घुलने लगी।
कोने में बैठी औरत ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी कांपते होंठों से प्रार्थना बुदबुदाने लगा, लेकिन अब मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। मेरे पास आखिरी मौका था, गिड़गिड़ाना या लड़ना। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। मैंने एक्सीलेटर पर पैर दे मारा, इंजन चीख उठा, टायर घिसट गए और बस धुंध के भीतर घुस गई। वह नहीं हिली, उसे हिलने की जरूरत नहीं थी। सड़क गायब हो गई, दुनिया घूमने लगी और फिर मैं गिरने लगा। मैंने आंखें खोली, चारों ओर पानी टपकने की आवाज, अंधेरा, ठंड और गीली मिट्टी की गंध मेरे फेफड़ों में भर गई। मैं अब बस में नहीं था, मैं दफनाया जा चुका था। मेरे हाथ मिट्टी में फड़फड़ाए, उंगलियां भीगी लकड़ी को खुरचने लगी। मेरा सीना धौंकने की तरह चल रहा था, लेकिन हवा खत्म हो रही थी। दीवारें मुझ पर कसने लगी, मिट्टी का बोझ मुझे कुचलने लगा। अब मुझे पता था मैं कहां हूं, उसकी कब्र में, वही जगह जहां सालों पहले उन्होंने उसे फेंक दिया था। अब इस जमीन ने मुझे भी निगल लिया था। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, धीमी, कोमल, अब तुम समझ चुके हो? मैं चीख पड़ा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी गिरती रही, मेरे मुंह में भरती गई, मेरी सांसों को रोकती गई। और फिर सन्नाटा। कहीं ऊपर बहुत दूर बस का इंजन गरजा। बस अगले कस्बे में रुकी, दरवाजा चरमराया और सुबह की पहली किरण भीतर आई। यात्री एक एक कर उतरे, बेखबर, उलझे हुए। उन्हें ठीक से याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ फुसफुसाए धुंध में दिखने वाली एक औरत के बारे में, अजीब सपनों के बारे में, लेकिन किसी ने भी ड्राइवर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह गायब हो चुका था। सिर्फ एक आदमी सीट पर रह गया था, राजू। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और उस खाली सीट को देखा जहां कभी ड्राइवर बैठा करता था। अब बस को अपना नया ड्राइवर मिल चुका था और यह सड़क अब भी खत्म नहीं हुई थी। आखिरी यात्री बस से उतरा। राजू की नजर सामने के शीशे से बाहर गई। धुंध छोंट चुकी थी, सूरज उग आया था, लेकिन मील का पत्थर वहीं खड़ा था, अब भी इंतजार करता हुआ। राजू ने भारी उंगलियों से इग्निशन की ओर हाथ बढ़ाया। तभी पीछे की सीट से एक सरसराती आवाज आई, चल ड्राइवर, रात लंबी है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए।